उत्तराखंड की आर्थिकी के बारे में अगर बात करें तो वहाँ की जो आर्थिकी है एक साइकोलॉजिकली वहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय दल के लोग हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ की जो आर्थिकी है उत्तराखंड की मनी ऑर्डर आर्थिकी है और मनी ऑर्डर पे वहाँ की जो वित्तीय व्यवस्था है जो व्यवस्था है वो चलती है। और इन साइकोलॉजिकली जो एक माहौल वहाँ बनाया गया है उससे भी पलायन को काफ़ी बढ़ावा मिला है। जबकि मनी ऑर्डर व्यवस्था से पहले एक सीमा तो होगी जब लोगों ने पलायन नहीं किया था, लोग वहाँ आत्मनिर्भर थे। तो उस समय उत्तराखंड की आर्थिकी क्या थी और उसको आधार मानकर आने वाले भविष्य में उत्तराखंड की आर्थिकी क्या हो सकती है, उस पर ये चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में डिटेल से। और उस आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। उत्तराखंड की जो आर्थिकी की बात करें तो पलायन नहीं किया था, वहाँ पे लोग आत्मनिर्भर थे और उन्हीं चीज़ों को आधार मानकर, उन्हीं को एक मॉडल मानकर हम उत्तराखंड की विकास की बात करें तो उन चीज़ों पर हमें थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो खेती थी या फिर वहाँ पे जो पशुपालन था, वहाँ पे जो पानी का नियोजन था, जंगलों का जो वहाँ पे लाभ लोग लेते थे, या फिर वहाँ पे जो हस्तशिल्प था, ये सारी चीज़ें थी जिससे वहाँ पे लोग अपना सारा जीवन यापन करते थे और एक खुशहाल ज़िंदगी वहाँ पे थी। उस समय जो लेन-देन होता था वो आदान-प्रदान से होता था, वहाँ पे कैश मनी नहीं थी, नकदी नहीं थी, नकदी का भारी अभाव था। और इसमें मैंने एक कविता भी बनाई है, काव्य रचना भी की थी, मैं वो भी आपको इस वीडियो के साथ लिंक में शेयर करूँगा कि पहले कैसी वहाँ की व्यवस्था चलती थी, कि पानी पर्याप्त था, वो तो आज ही पर्याप्त है। काफ़ी जो डैम बन गए या फिर दूसरी योजनाएँ बन रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी जल स्रोत सूखे हैं, जल स्तर गिरा है। फिर भी उनको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। ऐसा करने का मेन उद्देश्य है कि हम वहाँ पर आर्थिकी जो बढ़ाई जा सकती है, तो तुरंत हम बढ़ा सकते हैं। उसके आधार क्या हो सकते हैं? खैर उन कई अन्य प्रदेश और उन प्रदेशों के कई जिले की स्थिति उत्तराखंड से विकट है, परंतु उन्होंने भी उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर वो आज अग्रणी काम कर रहे हैं, जिनको उत्तराखंड ने छोड़ चुका है। और उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की नई पीढ़ियाँ पलायन कर रहे हैं, उत्तराखंड को छोड़ रहे हैं। और जो उत्तराखंड का एक विशाल भूभाग है, वहाँ की जो हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक जो स्रोत हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है, जंगल है, जल स्रोत है और हमारे पास पशुधन के लिए में काफ़ी चारा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करें, तो वहाँ पे बहुत संभावनाएँ थी जो पहले किया गया था। पहले हमारे पूर्वजों ने वहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाए, उन खेतों में पर्याप्त उपज की, कूल लाए, कूलों से सिंचाई करते थे और जो साल भर की जो नीड होती है किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की, वो पूरा वहीं से होता था। उत्तराखंड की जो वर्तमान संभावनाएँ कहें की बात करें, अगर हम दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की और उनकी से तुलना करें तो उत्तराखंड अभी भी एक ऐसा लगता है कि वो एक संतुलित राज्य है। और वहाँ पे जो एक फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे सबसे वो ये चीज़ों को फ़ोकस करनी है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वो हमारी अर्थव्यवस्था वहाँ के पानी पे आधारित अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर हम फ़ोकस करें, जंगलों पे आधारित अर्थव्यवस्था पे अगर हम फ़ोकस करें और डेयरी उद्योग, मांस उद्योग, अंडा, मुर्गी, मछली पालन, इन पर हम अगर फ़ोकस करें क्योंकि उसके रिसोर्सेज़ हमारे पास हैं और उनको हम व्यापक रूप से करें। एक ये नहीं कि हम मछली पाल कर अगर उसको ऊपर सड़क में लाके बेचने की सोचें तो वहाँ हमको क्या ग्राहक नहीं मिलेगा और उद्योग हमारे फेल हो जाएँगे। तो इन चीज़ों पे एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। जैसे कि आज हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है ऊन की और एक समय था कि उत्तराखंड ऊन काफ़ी ज़्यादा ऊन उत्पादन होता था। हमने अपनी आँखों से देखा, जब हम बच्चे थे, लोग काफ़ी मात्रा में भेड़ पालन होता था और उनकी जो अपनी ज़रूरत है उनके साथ-साथ वो व्यापार भी करते थे ऊन से बने हुए चीज़ों का और खुद भी ऊन के कई चीज़ें बनाते थे और उनको बेचते थे और ऊन भी बेचते थे और अपने लिए भी उसको यूज़ करते थे। उसके बाद मांस का उद्योग है और खालों का उद्योग है। जैसे कई देश हैं, वो उन पे क्या है कि उनका पूरी आर्थिकी डेयरी उद्योग पे आधारित है। और वो डेयरी का मतलब ये नहीं है कि आप 2-4 उनके हज़ारों मात्रा में वो जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये सारे पालते हैं। उसके बाद उनका उस पर निर्भर होता है कि उसके सारी चीज़ों से चाहे गोबर का उससे इस्तेमाल करना हो, चाहे उसका दूध का इस्तेमाल करना हो, चाहे उसका मांस, खाल, हड्डी जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सारे उद्योगों के लिए वो एज़ ए रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं। और उत्तराखंड में इन चीज़ों पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर्याप्त चारागाह की वहाँ कमी नहीं है, जंगल वहाँ बहुत ज़्यादा है और तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा भेड़ पालन के ऊपर कि भारत में क्या है कि ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत से आगे 6 देश हैं जो भारत से ज़्यादा ऊन का उत्पादन करते हैं और जो कि हमारा जो उत्पादन है लगभग 2 से 3% हिस्सा है हमारा। जितना पूरे विश्व में उत्पादन होता है, हम उसके 2 या 3% हिस्सा ऊन का उत्पादन करते हैं। हाँ, तो ऊन उत्पादन में हम हैं 7वें नंबर पे। और यहाँ पे जब हम आते हैं भेड़ पालन में हमारा तीसरा नंबर है। एक तो ये थोड़ा-सा फ़ोकस करने की बात है कि हम यहाँ पे क्यों पिछड़ गए? अगर हमारे पास हम भेड़ पालन में तीसरे नंबर पे तो ऊन उत्पादन में हमारा 7वां नंबर क्यों है? ये भारत की वार्षिक ऊन उत्पादन जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारा दर है, वो हमारा कम से जो है 43 से 46 मिलियन किलोग्राम है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हम विदेशों से ऊन मँगाते हैं। जहाँ से ऑस्ट्रेलिया से, न्यूज़ीलैंड से, हमसे ज़्यादा भेड़ वो लोग पालते हैं। और ऊन के उपयोग घरेलू बाजार में जैसे हम कालीन बनाना, यार्न, कपड़े, वस्त्र जैसे रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप को निर्यात किया जाता है। और हम जो अपनी मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से ऊन मंगाते हैं। राजस्थान जो हमारे देश है, देश में क्या है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है और वहाँ पे कालीन, क्रेप, चोकला और मगरा ऊन के लिए जाना जाता है।
कालीन ग्रेड परिधान ग्रेड की तुलना में अधिक मोटा होता है और भारत में कुल उत्पादन का 85% हिस्सा कालीन ग्रेड ऊन के लिए ऊन होता है। जो हमारा परिधान ग्रेड ऊन है वो होता है 5%। जो हमारा ऊन का जो उद्योग है, चाहे उसमें भेड़ पालन हो, चाहे उसमें खेती हो या उसमें कालीन बनाने वाले हों, ये सारे कितने हैं 2.7 मिलियन, जिसमें क्या है कि 1.2 मिलियन है जो भेड़ पालते हैं और भेड़ और खेती में 1.2 मिलियन है और कालीन में 0.3 है और संगठित क्षेत्र के जो है लोग हैं वो 1.2 मिलियन है जो ऐसे ऊन उद्योग में काम कर रहे हैं। 2020 तक 10 वर्षों में देश के प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा ऊन की खपत में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन बीकानेर राजस्थान का स्वदेशी ऊन का उपयोग कुल वर्तमान बिक्री का लगभग 10% तक गिरा है। कि ये जो चुनौतियाँ क्या है कि स्वदेशी ऊन का उपयोग में गिरावट आई, उसका कारण क्या है कि चारागाहों की कमी, वृक्षारोपण के साथ साथ शहरीकरण में वृद्धि होने से क्या हुआ, चारा जो अभी बात होती है कि जगह जगह जंगल बना दिए गए, जंगल वन क्षेत्र बना दिया गया, वहाँ तुम जंगली जानवरों को अपने पशुओं को नहीं चला सकते, ऐसी कई बाधाएं पैदा हो गई हैं या फिर शहरीकरण हो गया है और जैसे या अलग अलग तरीके से लोगों ने ज़मीनें घेर दी हैं। तो इससे क्या हो गया कि चारागाह कम हो गए हैं और इसकी वजह से हमारा जो भेड़ पालन में जो तेजी आनी थी वो नहीं आई, उसमें गिरावट आ गई है। तो राज्य के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान की बात हो रही है जहाँ सबसे ज़्यादा भेड़ पालन होता है, तो राजस्थान की चराई भूमि में 2007-8 में क्या थी 1.7 मिलियन हेक्टेयर से गिरकर 2017 और 18 में ये 1.6 मिलियन हेक्टेयर रह गई थी। तो 0.1 मिलियन हेक्टेयर गिर गई थी 10 साल के अंदर। दूसरे में किसानों का रुझान जैसे मैंने बताया था कि किसान क्या चाहता है कि किसानों का ध्यान ऊन से हटकर मांस की ओर अधिक हो गया है। अब हम तेलंगाना सब्सिडी भेड़ वितरण योजना के माध्यम से मांस उत्पादक नस्ल है नेल्लोर को बढ़ावा दिया रहा है, जिससे राज्य में कुल भेड़ों की संख्या है उसकी हिस्सेदारी 51% तक हो गई है। जो और दूसरी कारण है पुराने और अपर्याप्त कर का प्रसंस्करण। अब क्या होता है कि जो हमारे पास वो हैं उद्योग है जहाँ पर ऊन का प्रसंस्करण होता है वो क्या है क्या तो कम है या फिर पुराने हैं। और अगला क्या, राज्य विपणन संगठन क्या प्रभाव है, जो राज्य के जो विपणन हैं, जो जिन्होंने इस योजना में जुड़े हुए हैं, जिनको ये काम करना है, इसका जो कमर्शलाइज करना है, इनको कहाँ बेचना है, कैसे इसका भेड़ों को पालने से लेकर भेड़ों से मिली हुई प्रोडक्ट को मार्केट तक बेचने का जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी जो भूमिका है वो प्रभावी नहीं है। वो काफ़ी है जो ऊन का MSP होना चाहिए या फिर उससे जुड़ी हुई और चीज़ों का, तो वो भी निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे मधुमक्खी पालन, दूसरी मत्स्य पालन और आदि पालन के लिए प्रशिक्षण संस्था है, तो ऊन से हम कैसे ऊन को मार्केट करें, कैसे इसको बेहतर क्वालिटी का ऊन करें, ऊन से ही रिलेटेड तो कोई भी ऐसी हमारे पास शिक्षण संस्थान नहीं है। और दूसरी सरकार के इसकी पहल ऊन के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कपड़ा मंत्रालय ने एक एकीकृत कार्यक्रम यानी एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम तैयार किया है। और इसकी जो देश के अधिकांश चारावाहे अपने पसंद से भेड़ नहीं पालते, बल्कि उसको कोई विकल्प नजर नहीं आता। उसको लगता है कि यार खाली बैठ के क्या करो, रोजगार तो है नहीं, आय कुछ है नहीं, ऐसा करते हैं कुछ भेड़ बकरी रख लेते हैं। तो वो उस उद्देश्य से भेड़ को पालता है और परिणाम क्या होता है कि अगर वो उस उद्देश्य से भेड़ पालेगा तो उसको रिजल्ट भी ऐसे मिलेंगे। 2-4 भेड़ रखेगा, कोई कमर्शियल सोर्स तो है नहीं, और अच्छी क्वालिटी के अच्छे ऊन देने वाले और जिनकी उत्पादक क्षमता ज़्यादा हो, बहुत तेज़ी से जिनकी ऊन बढ़े, ऐसे भेड़ को उसका कोई लक्ष्य है नहीं। वो जैसे कैसे सस्ते से 2-4 या कुछ 10-50 भेड़ रख के अपना गुजारा करता है। तो यही तो सबसे बड़ी कमी ये है कि जब हम इस उद्योग का चुनाव तब करते हैं जब हमको कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसमें हमारा कहीं एक प्लानिंग नहीं होती है कि हम इसको बढ़ावा इस तरीके से करेंगे, इतने भेड़ पालेंगे, इसके हम कहाँ हमको मार्केट मिलेगा, चाहे वो मांस का हो, चाहे उसकी खाल का हो, चाहे ऊन का हो या ऊन का प्रसंस्करण का हो। तो ये तो हम स्टडी नहीं करते और हमको जब हम भेड़ पाल लेते हैं तो उसके बाद आगे उनको मार्केट कैसे मिलेगी, कैसे काम करेंगे, उसका हमको कोई पता नहीं होता। इसलिए भी हमारा ये उद्योग नहीं चल पाता। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, सरकारी तंत्र को जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। और चारागाह भूमि तक पहुंच में सुधार, जो चारागाह की भूमि है वहाँ पहुंच तक सुधार होनी चाहिए। ऊन विपणन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, लाभकारी कीमतों की पेशकश होनी चाहिए, MSP की बात हुई थी, ऐसे अच्छे, ताकि उसको जो भेड़ पाला जो ऊन का उत्पादन कर रहा है उसको लाभ मिले, इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। और समाज के निचले पायदान पर रहने वाले चारागाहों के लिए अपूर्ण श्रृंखला को उत्पन्न करके इस क्षेत्र में इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, धन्यवाद।